चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास टॉपिक है इसमें वेव मोशन एंड साउंड, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट पोर्शन हैं, वेव है, मोशन है और साउंड है। आपके ज़्यादातर सवाल जो है वो यहाँ से आ सकते हैं, वेव में और यहाँ से, ठीक है। ये जो मोशन यहाँ पर है ये मोशन एक ख़ास किस्म की मोशन इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पोर्शन नंबर 1, दैट इज़ कॉल्ड दी वेव। सेकंड में हम साउंड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेव एंड साउंड बोथ आर दी वेव। अब इसको क्लासीफाई हम करते हैं कि कुछ ट्रांसफर्स नेचर रखते हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वेव की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेव इज़ द नेम ऑफ एनी आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम। कि किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में जो हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग आपके पास एक धागा है, आप उसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा 1 लूप में, 2 लूप में, 3 लूप में, ठीक है। तो उसमें एक वाइब्रेटिंग सिस्टम में जब भी हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाएंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, वेव। जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, वेव ट्रांसफ़र एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ। एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड द मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करती है, बट नॉट द पार्टिकल मूव। इसमें पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती। जब हम वेव के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो वेव ओनली ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अनदर पोजीशन, एज वेल एज इट ट्रांसफ़र द मोमेंटम बट नॉट द पार्टिकल मूव्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक स्ट्रिंग को हमने दिखाया है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग के ऊपर एक कलर कर दिया है, ठीक है ना। ये एक पोर्शन जिस पर हमने कलरिंग कर दी है। अब जब आप इसको जर्क करेंगे, इसको आप झटका देंगे तो झटके देने के नतीजे में ये जो कलर वाला पोर्शन है ये कभी भी आगे ट्रांसफ़र होकर नहीं जाएगा, ये अपने पोजीशन पर रिमेन फिक्स रहेगा। और जो इसमें डिस्टर्बेंस होगी वो डिस्टर्बेंस इस तरीके से आगे ट्रैवल करते हुए आपको नज़र आ रही है। डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जा रही है, ये और आगे चले गया, ये डिस्टर्बेंस और आगे चले गया। लेकिन जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन फिक्स है, वो पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो ये बात यहाँ पे पता लग रही है, अ वेव कैन ट्रांसफ़र दी एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अनदर पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम, बट इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी, इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग द मोमेंटम, इन कॉन्सेप्ट ऑफ वेव द पार्टिकल डजंट मूव। पार्टिकल जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं करता। तो वेव की डेफिनेशन में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब वेव ट्रैवल करती है तो उसमें एनर्जी की ट्रांसफरेंस के बारे में हम बात करते हैं, उसमें हम मोमेंटम के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं, लेकिन पार्टिकल की मूवमेंट के बारे में हम बात नहीं करते, इनमें पार्टिकल मूव नहीं करता। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेव के बारे में। वेव के बारे में लिखा हुआ है कि वेव में भी क्लासीफाई एज, वेव को हम क्लासीफाई जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। नंबर 1 इज़ द मैकेनिकल वेव एंड दी अदर वन इज़ कॉल्ड द नॉन मैकेनिकल वेव। उसमें से कुछ मैकेनिकल होते हैं और कुछ नॉन मैकेनिकल होते हैं। अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल वेव आर दोज विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वो वेव जिनकी मूवमेंट के लिए, जिनको एनर्जी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जिनको मोमेंटम ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर कॉल्ड कॉमनली कंसिडर एज द मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेंशन किया है वाटर वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स। चूँकि वाटर खुद मीडियम है उसमें से वेव ट्रांसफ़र हो रही होती है। वेव इन स्ट्रिंग, धागे के अंदर से, वायर के अंदर से, ठीक है ना, रोप, रस्सी के अंदर से जो वेव ट्रांसफ़र होती है वो भी क्या कंसिडर होता है, वो भी मैकेनिकल वेव कंसिडर होता है, चूँकि इसको भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव सारे के सारे जो वो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर कहलाते हैं। किस किस्म की भी आवाज़ हो वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखेगी। तो हर किस्म की लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक्चुअली में साउंड वेव है। जो हमारा सेकंड पोर्शन है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से हमारा पोर्शन है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आर एक्चुअली ऑल दी साउंड वेव। और उसके बाद वेव इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर भी जो आपकी मूवमेंट होती है वो, स्प्रिंग एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों वेव प्रोड्यूस होती है, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। तो स्प्रिंग में हम दोनों बातें याद रखेंगे, ये ट्रांसवर्स नेचर भी रखता है और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर भी रखता है। आपने स्प्रिंग में पढ़ा होगा कि कभी ये कंप्रेस होता है, कभी ये रेयरफेक्ट होता है। तो जब कंप्रेस और रेयरफेक्शन के दौरान ये एक्चुअली इसके जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। इनमें जो डिस्टर्बेंस होता है वो कैसे होता है, पैरेलल होता है। तो जब भी वेव में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो वो वेव एक्चुअली में क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे आपके पास यहाँ पर एक वेव बनी है ट्रांसवर्स, इसमें आप इस वेव को अगर देखेंगे तो ये वेव राइज एंड फॉल के साथ प्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर एक पोर्शन अबव द मीन पोजीशन है, इसके अंदर एक पोर्शन जो है वो लोअर द मीन पोजीशन है। तो ये किस तरीके से मूव कर रहा है, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं बनाऊंगा तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा
इसके मायने कि ये है कि ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है या जो डिस्टर्बेंस है इसके अंदर वाइब्रेटिंग सिस्टम में, उसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस किस्म के वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। और एक ऐसी वेव जिसमें वेव की मूवमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव सारे के सारे लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड वेव इज़ एक्चुअली द मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पर आपने मैकेनिकल वेव के बारे में देखा कि उसको मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। नॉन मैकेनिकल वेव में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। और उसके बाद साथ में क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, चाहे वो लाइट वेव के फॉर्म में हो, ठीक है ना, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेस के फॉर्म में हो, चाहे वो रेडियो वेव के फॉर्म में हो, ठीक है ना, चाहे वो एक्स रेस के फॉर्म में हो, जितने भी लाइट वेव हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन मैकेनिकल हैं। क्योंकि आपको पता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दैट इज वाई दे आर कॉमनली कंसिडर्ड एज द नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है ना। तो ये दो किस्म के वेव आ गए आपके पास, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। अब अगर हम बात करते हैं वेव की टाइप्स की, तो हमारे पास नॉर्मली जो है एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा वेव का, इसमें हमारा जो टारगेट है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव में हम क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें डिस्टर्बेंस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर आप यहाँ पर एक एंगल बनाएं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बनाते हैं ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हर जगह ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट और द मीन पोजीशन, दिस इज़ द इनिशियल स्टेज फ्रॉम विच द वेव इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ये वेव जो यहाँ तक पहुँच रही है इनिशियली, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये इस तरीके से प्रोड्यूस भी हो सकती है, ये इस तरीके से प्रोड्यूस भी हो सकती है, और इन द एंड ये इस तरीके से प्रोड्यूस भी हो सकती है। वेव जितना ऊपर की तरफ जाते जाएगी उसका एम्पलीट्यूड, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चले जाएगा। अगर आप पहली वाली वेव को देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम है, दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा मीन पोजीशन से, तीसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा, और चौथी वाली जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा। और अगर इससे भी ज़्यादा एनर्जी वाली वेव होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, EM वेव में क्या लिखा हुआ है, रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, रेडार वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वाटर वेव्स है, वेव इन स्ट्रिंग है, एक्स रेज है। ये जितने भी सारे जो हैं वो क्या रखते हैं, वो ट्रांसवर्स नेचर रखते हैं। यहाँ पर एक आपको ट्रांसवर्स वेव बना करके दिखाई गई है। ट्रांसवर्स वेव में इस वाली लाइन को, जो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और द ओरिजिन बाय विच द वेव इज़ गोइंग टू स्टार्ट, जहाँ से वेव स्टार्ट होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आपने एक देखा, एक वेव बन रही है, एक वेव है ये अबव द मीन पोजीशन है, और ये वाली जो लोअर पोर्शन है ये बिलो द मीन पोजीशन है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर वो पॉइंट, वो वेव जो अबव द मीन पोजीशन हो उसको नाम दिया जाता है किसका, क्रेस्ट का, और जो बिलो द मीन पोजीशन हो इस पोर्शन को किसका नाम दिया जाता है, ट्रफ का। तो द पोर्शन विच इज अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड द पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज बिलो द मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड ट्रफ। और इसमें और क्या बातें मेंशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बना हुआ है, ठीक है ना। तो ए इज़ कॉल्ड द एंटी नोड। व्हाट इज एंटी नोड, एंटी नोड, और यहाँ पे एन बना हुआ है, एन इज कॉल्ड द नोड। नोड एंड एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स विच नॉर्मली लाइज इन द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये जो पॉइंट होते हैं नोड और एंटी नोड, ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव के अंदर मौजूद होते हैं। ये नोड है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नोड के पास x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वेव का, मतलब जहाँ पे वेव का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो मीन पोजीशन से ना ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा हो ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन इट इज़ कॉमनली कंसिडर एज द नोड, x इज इक्वल टू 0। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड बाई x यहाँ पे जो टर्म है, हम यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वेव के फॉर्म में, उसको x से इंडिकेट करवाया जाता है। और उसके बाद ये वेव जो ट्रैवल करके ऊपर की तरफ जा रही है मैक्सिमम पोजीशन पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इस वाले पॉइंट पे और बढ़ा, इस वाले पॉइंट पे हो गया मैक्सिमम, फिर इस वाले पॉइंट पे कम होना शुरू हुआ और दोबारा हो गया 0। तो नोड से चल करके ये एंटी नोड के पास जा रहा है। एंटी नोड वो पॉइंट होता है अबव द मीन पोजीशन या बिलो द मीन पोजीशन। जब हम एंटी नोड को बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो हम अबव द मीन पोजीशन और बिलो द मीन पोजीशन की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट बोलते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर एंटी नोड होगा। अब
अबव द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो भी एंटी नोड, बिलो द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो भी एंटी नोड। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि एंटी नोड इज़ द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्चुअली वो क्या कहलाएगा, x नॉट, और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। x नॉट इज द टर्म फॉर एम्पलीट्यूड। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो है, साथ में वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी लाई करेगा, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन मैक्सिमम होने की वजह से क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड पर हमेशा एंटी नोड, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहाँ पे नोड लाई होगा इन अ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव। ये बातें क्लियर है। उसके बाद वेव हमारे इनिशियल पॉइंट यहाँ से नोड से हमने स्टार्ट किया है, ये पूरा जो पोर्शन ये कहलाएगा हाफ वेव और ये कहलाएगा हाफ वेव। हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो बनेगा फुल वेव। तो फुल वेव को इंडिकेट करवाते हैं हम लैम्डा से, वेव लेंथ। सही है ना, किससे इंडिकेट करवाते हैं, वेव लेंथ। अब ये वेव लेंथ की जो डिस्टेंस है इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव के माने लगातार, क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो लगातार क्रेस्ट एंड ट्रफ के दरम्यान का जो फासला होगा उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। नॉर्मली आम सिचुएशन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आगे मैंने क्या कंटिन्यू किया है, आगे स्लैश लगा के, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव, मतलब दो पॉइंट के दरम्यान का फासला ट्रांसफर स्टेशनरी वेव में, वेयर द बिहेवियर ऑफ द वेव इज आइडेंटिकल, जहाँ पे वेव का बिहेवियर जो वो एक जैसा हो। इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की, वो ये वाली है। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बहुत फ़र्क है। अगर आप इसमें एंटी नोड की तादाद देखें, नोड 1, 2 और ये 3 नोड्स हैं। एंटी नोड की तादाद 1 और ये कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 एंटी नोड्स हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, एक एंटी नोड हो गया, सेकंड एंटी नोड हो गया, थर्ड एंटी नोड हो गया, तो इसमें एंटी नोड डिफरेंट और नोड भी डिफरेंट। इस वाले में नोड कितने हैं, 1, 2, 3, उसमें कितने हैं, 2। इसमें एंटी नोड कितने हैं, 2, उसमें एंटी नोड कितने हैं, 3। तो सेकंड डेफिनेशन के बिहाफ पे अगर हम इसकी बात करें, वेव लेंथ वो टर्म है जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो जहाँ पर हमारा लैम्डा कंप्लीट होगा वहीं पर वेव लेंथ की फॉर्मेशन होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये एंटी नोड और ये नोड, यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड और ये नोड, मैंने बोला ये हाफ वेव है, तो इसका फासला कितना बनेगा, ये फासला बनेगा λ/2 बनेगा या नहीं, और ये फासला कितना बनेगा, λ/2। इन दोनों को ऐड करवाएंगे, हाफ लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, हाफ और हाफ कितना होता है, 1, तो ये बन गया 1 लैम्डा। 1 लिखते नहीं है इसीलिए लैम्डा लिखा हुआ है, सही है ना। तो अगर नोड से नोड का फासला λ/2 होता है तो नोड से एंटी नोड का फासला बनेगा λ/4, हाफ का भी हाफ। एंटी नोड से नोड का फासला λ/, फिर नोड से नोड का फासला λ/, और एंटी नोड से नोड का फासला λ/4 प्लस λ/4, λ/2, फिर λ/2 प्लस λ/2, λ/4। देखो ये इस तरीके से हम बताएंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना λ/2 है। अब इसका भी हाफ कर देंगे तो λ/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा λ/4, सही है। तो ये याद रखना है आपने कि नोड से एंटी नोड का फासला λ/4 होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, सही है ना। कि जब हम ट्रांसफर सेफ ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे फासला λ/2 है, कहाँ पे फासला λ/4 है, कहाँ पे फासला 3 λ/2 है, कहाँ पे फासला 5 λ/2 है, सही है ना। ये डिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो आप बस ये याद रखें, नोड से एंटी नोड λ/4, नोड से नोड लगातार, तो वो कितना होगा λ/2। अब ये देखो, ये नोड से नोड λ/2, तो ये इस नोड से नोड का फासला भी λ/, दोनों का ऐड करेंगे तो लैम्डा। इसी तरीके से यहाँ पर एंटी नोड से नोड का फासला λ/4, और उसके बाद इस एंटी नोड से नोड का फासला भी λ/, और नोड से नोड का फासला कितना होगा λ/। अगर इसको भी मज़ीद डिवाइड कर दें तो काम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंटी नोड खींच दिया, अब ये फासला भी λ/4 और ये फासला भी λ/, तो λ/4 वाले कितने मिले, 4, तो 4 λ/4 हो जाएगा ना। 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4। तो इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ 4 λ/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा ही बचेगा। बात समझ में आई है। तो ये डिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि किसी भी ट्रांसफर वेव के अंदर कहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा। इसके एमसीक्यूज जब आते हैं तो वेव के बारे में आपको
सेगमेंट बताए जाते हैं कि वो 2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी वेव लेंथ मालूम करना आनी चाहिए। अगर ये बेसिक नहीं आएगा तो आप इसके MCQ में फंसेंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, अभी ये हमने एक वेव के बारे में पढ़ लिया कि वेव में कहाँ पर कितना डिस्टेंस होता है, नोड कहाँ पर है, एंटी नोड कहाँ पर है, क्रैश कहाँ पर है, ट्रफ कहाँ पर है, λ/4 कहाँ पे होगा, λ/2 कहाँ पर होगा। अगर मैं वेव को थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, जैसे फर्स्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक लेकर आ गया इस वेव को, सही है। अब देखो ये λ/4 है कि नहीं, और ये λ/2 है। अब ये कितना है, λ/2। अब कैलकुलेशन कुछ और होगी, λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा, और उसके बाद क्या ऐड होगा, λ/4। तो ये बन जाएगा λ/2 प्लस λ/2, ये लैम्डा बना, और साथ में क्या आएगा, प्लस का λ/4। तो ये कैलकुलेशन क्या हो रही है, एलसीएम ले लेंगे, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 λ/4। अब ये वेवलेंथ ये बन रहा है 5 λ/4। आई बात समझ में? ये उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच के माने खींचा हुआ। वेव को जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसके अंदर स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस करवाते हैं। जिस तरीके से एक रबर बैंड है, वो सिंपल हालत में हो, आप उसमें प्लकिंग करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, तो वो कभी भी आवाज़ या वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर टेंशन नहीं है। तो अगर आप उसको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाना है, वाइब्रेट करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो क्या हो, स्ट्रेच हो, खींचा हुआ हो। तो इसको हम कह रहे हैं वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसके 3 कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्ट्रेच स्ट्रिंग की। नंबर सेकंड हार्मोनिक, यानी कि अगर वो 2 लूप में वाइब्रेट करेगा, सेकंड हार्मोनिक को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन। तो ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, वो हम बात ये याद रखेंगे, ग्रेटर द हार्मोनिक्स इज कॉल्ड ओवरटोन। जैसी हार्मोनिक की तादाद बढ़ेगी, एक से ज़्यादा होगा, वहाँ पे ओवरटोन प्रोड्यूस होगा। मतलब देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम और क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में ओवरटोन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही हार्मोनिक है, वेव ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ओवरटोन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकंड हार्मोनिक अगर है तो एक से ज़्यादा वेव होगी, 2 लूप होंगे। 2 लूप का मतलब वो कहीं ना कहीं पे ओवरलैपिंग करेंगे, तो वहाँ पे ओवरटोन प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन। तो हमेशा ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम होगा। 20th हार्मोनिक 19 ओवरटोन, 30 हार्मोनिक 29 ओवरटोन, 25th हार्मोनिक 24 ओवरटोन। ये बात याद रखनी है, सही है ना। अगर आपको बोलने के 15th ओवरटोन, तो हार्मोनिक कितना होगा, 16 हार्मोनिक, है ना। 17 ओवरटोन बोल रहे हैं तो 18 हार्मोनिक, 18 हार्मोनिक बोल रहे हैं तो 17 ओवरटोन, सही है ना। तो यहाँ पे लिखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक डायग्राम बनाई, जिसमें हमारा एक स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है वो 1 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। ये भी पूछते हैं कि 1 लूप में वाइब्रेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब एट द मिडल, जब स्ट्रिंग को बिल्कुल मिडल पोर्शन में क्या करें, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाएं, देन इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट इन 1 लूप, 1 सेगमेंट, फर्स्ट हार्मोनिक। 1 लूप बोला जाए, 1 सेगमेंट बोला जाए, फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाए, सारी बातें क्या हैं, सेम है। बात क्लियर है क्या? अच्छा, इसका अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना है बेटा, नोड, यहाँ पे भी कितना है, नोड, नोड से नोड का फासला λ/2। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, λ/2। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब एट द मिडल, देन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट इन 1 लूप, 1 सेगमेंट या फर्स्ट हार्मोनिक। फ्रॉम डायग्राम में क्या पता लग रहा है कि लेंथ जो है किसके बराबर है, λ/। अगर मैं लैम्डा को सेपरेट करूँगा, फर्स्ट हार्मोनिक है तो लैम्डा के साथ क्या लगा सकते हैं, λ1। तो λ1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके हमें क्या पता नहीं, फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि F1 बताना है इसका। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, V = F × लैम्डा, होता है नहीं होता है, होता है ना ये फार्मूला। अगर हम F1 को सेपरेट करेंगे तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, V ओवर, और λ1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दिया λ1 की जगह, तो F1 किसके बराबर आ गया, V ओवर 12। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग व्हेन इट वाइब्रेट्स इन 1 लूप। जब भी कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग 1 लूप में वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, F1 = V ओवर 12, वेयर V इज द स्पीड ऑफ द साउंड एंड L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बात क्लियर है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये सारी चीज़ें आपको MCQ सॉल्विंग में जो डिटेल में मैंने आपको बताई वो हेल्प करेगी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फार्मूला याद हो।
अगर आपसे कह रहे हैं कि वन लूप में वाइब्रेट कर रहा है, बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। लेंथ गिवन है 20 मीटर, आपसे पूछ रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये सारे चीज़ें अलग, फार्मूला अलग है। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। फ़ौरन से फार्मूला लगाएंगे F1 = V/2L, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम सेकंड हार्मोनिक के लिए देखें, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फार्मूला आ चुका है F1 = V/2L। अगर सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक, इसको और क्या बोलेंगे, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब एट द 1/4 ऑफ इट्स लेंथ देन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट इन 2 लूप सेगमेंट और हार्मोनिक। तो अगर सेकंड हार्मोनिक 2 लूप में वाइब्रेट करवाना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव टू डिस्टर्ब एट द 1/4 ऑफ इट्स पोजीशन। 1/4 1/4, मतलब 100 मीटर की अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसका 1/4 कितना बनेगा, 75 और 25 का रेशो बनेगा। तो उस पोजीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लग। तो वो क्या करेगा, 2 लूप में वाइब्रेट करेगा, सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा। MCQ में ये पूछते हैं कि कहाँ पर प्लगिंग करनी होगी, कहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाना होगा। तो लिखा हुआ है एट 1/4 ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो ये 2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप। अगर इसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट देखेंगे, क्रेस्ट ट्रफ फासला कितना होगा, लैम्डा होगा या नहीं होगा। अब L इसका कितना आ रहा है, लैम्डा 2 क्यों है, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है। V का फार्मूला क्या होता है, F इंटू, तो सेकंड हार्मोनिक के लिए F2 लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी बतानी है इसकी F2, तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 2 इस तरह के डिवाइड हो जाएगा। F2 = क्या बनेगा, V, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, L के बराबर है या नहीं। तो जहाँ पे लैम्डा 2 है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, F2 का फार्मूला क्या आ रहा है, V/, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो आगे, V/L किसके बराबर होता है, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/L, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2F1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है मैंने फ्रॉम फर्स्ट हार्मोनिक कि V/L किसके बराबर होता है, 2F1 के। अब ये जो हमारा F2 है उसको वैसे ही रखा, इस V/L की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया 2F1। तो ये सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई, F2 = 2F1। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द 2 लूप्स 2 सेगमेंट सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। सही है। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक को चेक करते हैं। थर्ड हार्मोनिक को क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब एट द स्पेसिफिक पोजीशन। इस पे डिस्टेंस मेंशन नहीं होता, ना पूछते हैं इसके बारे में, तो इसमें स्पेसिफिक पोजीशन ही हम लिखते हैं। देन इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट इन 3 हार्मोनिक्स, और सेकंड ओवरटोन में ये वाइब्रेट करेगा। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए हम कितने लूप बना देंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो ये बन गया थर्ड हार्मोनिक। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये वाला क्या है, पूरा क्रेस्ट, और ये वाला पूरा क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बना, 3 क्यों लगा रहे हैं, चूँकि थर्ड हार्मोनिक है। और ये फासला कितना है, λ/2। 3 क्यों लगा रहे हैं, चूँकि थर्ड हार्मोनिक है, λ3/2। दोनों को ऐड करवा देंगे। जब ऐड करवाएंगे तो λ3 + λ3/2 कितना बनेगा, ये 2λ3 + 3λ3/2 यही बनेगा। जब इसको हम ऐड करवाएंगे λ3 + λ3/2, एलसीएम लेंगे, 2λ3 + λ3 3λ3/2, सही है। अब यहाँ पे देखो V का फार्मूला क्या है, F × लैम्डा, F3 λ3। तो F3 किसके बराबर हो जाएगा, अब λ3 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 3λ3/2। λ3 जो था वो कितना था, 3λ3/, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने λ3 की वैल्यू। λ3 जो है वो किसके बराबर है, L जो है वो किसके बराबर है, 3λ3/। अब यहाँ से मैं λ3 को अगर सेपरेट करूँगा तो λ3 कितना बनेगा, 2L/, ये बनेगा ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हम हर में डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक कितना है λ3, दूसरा कितना है λ3/, तो लेंथ कितना बनेगा, 3λ3/2। अगर मैं यहाँ से λ3 को सेपरेट करूँगा तो λ3 कितना हो जाएगा, 2L, और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब λ3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2L/3। यहाँ पे पुट कर देंगे λ3 की जगह, तो V/λ3 की जगह 2L/3। ये 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये F3 = V के साथ क्या आ जाएगा, 3V/2L, और ये जो V/2L है ये किसके बराबर होता है, F1। तो F3 का फार्मूला क्या सेट होगा, ये वाला 3 बचा हुआ है, वैसे ही का वैसे ही
V/2L की जगह क्या रहेगा F1, तो F3 का फार्मूला आ रहा है 3F1। बात क्लियर है? ये F3 का फार्मूला आ रहा है 3F1, F1 का फार्मूला आ रहा है V/2L, F2 का फार्मूला आ रहा है 2F1, F3 का फार्मूला आ रहा है 3F1, F4 का फार्मूला आएगा 4F1, F5 का फार्मूला आएगा 5F1, F6 का 6F1। तो इस तरीके से करते जाएंगे। तो हमारे पास nth हार्मोनिक के लिए nth हार्मोनिक हमें नहीं पता कि वो कितने लूप में वाइब्रेट कर रहा है। अगर फर्स्ट कर लेते हैं, कह रहे कि 100 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो, मतलब 100 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, 100 वाइब्रेशन है उसके अंदर। तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, हम डायरेक्ट एक फार्मूला बनाएंगे भाई कि nth हार्मोनिक की डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो उसका फार्मूला क्या होता है Fn = nF1 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोनिक है। अगर फर्स्ट कर लेते हैं 15 हार्मोनिक है तो F15 = 15F1। अगर 20 हार्मोनिक है तो Fn की जगह 20, तो F20 = 20F1। बात समझ में आ रही है ना? अगर इसको यूँ पूछ ले कि बताएं कि 4th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा F5 = 5F1, एक ज़्यादा होता है। बात क्लियर है? ये तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये भी हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फॉर द केस ऑफ स्टेज स्ट्रिंग पढ़ा है। इसमें 2 केस और भी होते हैं, ओपन पाइप और क्लोज पाइप के, जो करने के लिए जा रहे हैं हम। ये बात क्लियर है? ये बात हम पढ़ लेंगे। ओपन पाइप और क्लोज पाइप, ये वो वेब वाला जो पोर्शन है जो आपके MCQs के लिए वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर है? ये मिटाओ बेटा, बूट मिटाओ।